मैम, थैंक यू सो मच। ओके। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी। मैम मैं आज फर्स्ट डे क्लास अटेंड कर रही हूँ। हाँ जी। तो तो बच्चा मैम हम, फिर वो हाँ, बॉटनी में हम लोगों ने जो चैप्टर स्टार्ट किया है, फर्स्ट चैप्टर, वो है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, इस चैप्टर का थोड़ा सा पार्ट हो चुका है अभी तक की क्लासेस में। वो मैं आपको, आप मुझे मैसेज करना, मैं आपको नोट्स सेंड कर दूंगी, उसकी क्लास लगेगी। थर्ड क्लास से रिकॉर्डेड लेक्चर्स पढ़े हैं आप, वो देख सकते हो। फिर भी कुछ ना पता चले तो आप मुझे मैसेज करके पूछ लेना, ठीक है। और जो मैं बच्चा बैकअप क्लास दूंगी आपको, उसमें मैं सारा कवर कर ही दूंगी आपको, अभी ओके तक का मैम। सारा कवर कर दूंगी उसमें। तो आप सेल चैप्टर में बच्चे, मैंने आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बताई हुई है इसमें, कि कैसे पता चला कि सेल प्रेजेंट होता है, एग्जिस्ट करता है। फिर उसके बाद सेल थ्योरी एक टॉपिक आता है, जिसमें पता चलता है कि जो सेल है वही हमारा बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है, उसी से हम सब बने हुए हैं, उसी वजह से प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं, वही डिवाइड होके न्यू सेल्स बना रहे हैं। फिर हमने शेप एंड साइज ऑफ सेल्स डिस्कस किया था। देन टाइप ऑफ सेल्स डिस्कस, बच्चे माइक म्यूट रखो। देन टाइप ऑफ सेल्स डिस्कस किया, जिसमें आता है मेन दो टाइप का सेल, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। जिस क्राइटेरिया पे ये डिवाइड किया गया है वो है जैसे कि साइटोस्केलेटन, जो कुछ फाइबर्स हैं साइटोप्लाज्म में स्ट्रेंथ देते हैं। कंपार्टमेंटलाइजेशन, सेल का कई पार्ट्स में डिवाइड होना ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। और न्यूक्लियस, प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है या एडवांस होगा। तो इस बेसिस पे दो तरह का सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। तो फर्स्ट हमने स्टार्ट किया है प्रोकैरियोटिक सेल, जिसकी मैंने एक डायग्राम ड्रॉ करवाई थी, जिसमें आउटर मोस्ट कवरिंग एक आती है ग्लाइकोगैलिक्स, उसके बाद आता है सेल वॉल, देन सेल मेम्ब्रेन। तीनों मिलके बनाते हैं सेल एनवेलप, जो कि प्रोटेक्शन का काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहे हैं, अटैचमेंट में हेल्प कर रहे हैं, कई सारे ऐसे फंक्शंस हैं। आज जो टॉपिक शुरू करना है वो है सेल मेम्ब्रेन की ही कुछ इन ग्रोथ्स भी होती हैं और आउट ग्रोथ्स भी होती हैं। और जो मैंने डायग्राम आपको ड्रॉ करवाई थी प्रोकैरियोटिक सेल की, उसमें मैंने लेबलिंग भी करवाई है, जिसमें ये सारा है कि कौन सा पार्ट कहाँ प्रेजेंट है। तो उससे आप देखो, जो मैंने आपको लेबलिंग करवाई है वो आप देखो कि इसमें नंबर 2 क्या है। मेम्ब्रेन आउटग्रोथ्स। हाँ जी, मेम्ब्रेन आउटग्रोथ्स। मेम्ब्रेन आउटग्रोथ्स, हाँ जी। तो मेम्ब्रेन आउटग्रोथ से आज हमने शुरू करना है, ठीक है। मैम पहले आपने उसमें फर्स्ट पार्ट में एक पेरीप्लाज्मिक स्पेस की भी कराई हुई है, वो वाला नहीं होगा? वो नहीं लिखवाया? नो मैम। तो आपने लिखवा दिया था वो आप लिख, फर्स्ट लाइन में। वो आप, हाँ मैंने लिखवा दिया था, चलो नहीं लिखा है तो लिख लो। पेरीप्लाज्मिक स्पेस जो है, पेरीप्लाज्मिक स्पेस का मतलब है स्पेस बिटवीन सेल वॉल। बात लिखना है। हाँ जी, वहाँ नहीं बच्चा, सेल वॉल वाले में ऐड कर लो, जहाँ पे सेल वॉल लिखा है ना वहाँ ऐड कर लो। पेरीप्लाज्मिक स्पेस इज द fluid filled space between cell wall and plasma membrane, cell wall and plasma membrane। तो नंबर 2 है मेम्ब्रेन इनग्रोथ्स। यस मैम। मैम आउटग्रोथ। मैम आउटग्रोथ्स। मैम ओके, आउटग्रोथ। मैम पेरीप्लाज्मिक स्पेस में वी हैव टू राइट इन सेल वॉल पार्ट। यस यस, सेल वॉल। तो मेम्ब्रेन आउटग्रोथ सेकंड पार्ट उस डायग्राम का। मेम्ब्रेन आउटग्रोथ्स में कौन कौन सी आउटग्रोथ्स आती हैं? पिलाई एंड फिम्ब्रे। तो एक साइड लिख लो पिलाए, दूसरी साइड लिख लो फिम्ब्रे। पहले तो आप डायग्राम पे, हाँ जी
उसके बाद है, सेल वॉल के बाद है। बच्चा लास्ट क्लास में आप थे, यस, तो लास्ट टॉपिक क्या लिखा हुआ है? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, और डायग्राम में नंबर 1 था सेल एनवेलप, उसके अंदर 3 लेयर्स आती हैं, यस ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन। यस तो लास्ट क्लास में हमारा सेल मेम्ब्रेन खत्म हो गया, मतलब फर्स्ट पार्ट। तो सेकंड लेबलिंग क्या है डायग्राम में? मेम्ब्रेन आउटग्रोथ। तो हम ओके। मेम्ब्रेन आउटग्रोथ स्टार्ट कर रहे हैं। तो बच्चा पिलाई और फिम्ब्रे में डायग्राम से ही आपको क्या डिफरेंस नजर आता है? मैम अगर आप पिलायर डायग्राम में में Hair, लिखोगे, hair-like structure, मैम पिलायर hair-like मैम structure. नॉन मिटाइल हेयर लाइक स्ट्रक्चर। पिलाई They're जो attached है, to the surface of other bacteria. बच्चे माइक म्यूट प्लीज, अगर आपकी बात पीछे से शोर आ रहा है। पिलाई जो है वो लॉन्ग स्ट्रक्चर्स हैं एज कम्पेयर टू फिम्ब्रे। अगर आप डायग्राम से ही देखो, पिलाई को जो है उनका नंबर कम है एज कम्पेयर टू फिम्ब्रे। पिलाई आर ट्यूबुलर, फिम्ब्रे आर ब्रिसल लाइक। दिखे है ना, पॉइंटेड है, तो इस वजह से। यस मैम। तो लिखोगे पिलाई में लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स विच आर मेड अप ऑफ, ये बने होते हैं प्रोटीन पिलिन के, मेड अप ऑफ प्रोटीन पिलिन। फिम्ब्रे में लिखोगे शॉर्ट ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर्स which are made up of protein fibrin। पिलाई का जो नंबर है पर सेल फिम्ब्रे के कंपैरिजन में कम होगा, देयर नंबर इज लेस पर सेल। फिम्ब्रे में देयर नंबर इज मोर पर सेल। फिर पिलाई में आप लिखोगे, बच्चा जो पिलाई का फॉर्मेशन है वो कंट्रोल करता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए, जो अभी आपने डायग्राम में ड्रॉ किया है, अभी उसके बारे में मैंने एक्सप्लेन करना है, जिसको कहते हैं प्लाज्मिड। और एक और प्लाज्मिड में ही एक टाइप होता है एफ प्लाज्मिड, फर्टिलिटी प्लाज्मिड, जो कंट्रोल करता है फॉर्मेशन ऑफ पिलाई। तो बेसिकली अगर एफ प्लाज्मिड होगा तो पिलाई बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो लिखोगे देयर फॉर्मेशन इज कंट्रोल्ड बाय एफ प्लाज्मिड। एफ का यहाँ मतलब है फर्टिलिटी प्लाज्मिड। तो ये सिर्फ किस में होंगे? सो दे आर प्रेजेंट, तो पिलाई सिर्फ उसमें होंगे जिसमें एफ प्लाज्मिड होगा, और जिस बैक्टीरिया में एफ प्लाज्मिड होगा उसको एफ पॉजिटिव बोलते हैं। सो दे आर प्रेजेंट ओनली इन एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एफ पॉजिटिव? इसका मतलब है एफ प्लाज्मिड प्रेजेंट। इज प्रेजेंट। और जो फिम्ब्रे होते हैं बच्चा, इसका जो फॉर्मेशन है वो कौन कंट्रोल करता है? मेन डीएनए, जिसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड। तो सारे बैक्टीरिया में ही होगा फिम्ब्रे। हाँ जी, मैम एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया को ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया भी कहते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी बच्चा, वो आगे आएगा, आपके बताऊंगी मैं आपको। ठीक है मैम। देयर वैसे ये उसका ही नजर नहीं मैम, हाँ जी, वैसे ही उसका नाम ही है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का। नहीं नहीं, नाम नहीं है। जनरली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में एफ प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है। ओके मैम। देयर फॉर्मेशन इज कंट्रोल्ड बाय न्यूक्लियोइड, जो मेन डीएनए है। So they are present in all bacteria.
अभी इसके खत्म नहीं हुए हैं पॉइंट्स, आगे और लिखूंगी मैं। अब जो बच्चा एफ प्लाज्मिड है या पिलाई जो है बेसिकली उनका फंक्शन होता है एक बैक्टीरिया का दूसरे ही बैक्टीरिया से अटैचमेंट ड्यूरिंग एक मेथड है रिप्रोडक्शन का जिसका नाम है कॉन्जुगेशन, जो डिटेल में हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जो कि 4th चैप्टर है। फिम्ब्रे का काम होता है बैक्टीरिया को हेल्प करना इन दी अटैचमेंट टू एनी हार्ड सरफेस, जैसे कोई रॉक सरफेस हो सकता है, बेसिकली नॉन लिविंग थिंग्स से। इतना लिखो पहले। लिख ली ये पॉइंट्स? फर्स्ट मैम पॉइंट तो सबने लिख लिया होगा। हाँ जी। मैम फिम्ब्रे और पिलाए मैम दोनों मैम स्टिकिंग से मैम हेल्प करते हैं मैम रॉक से? नहीं, सिर्फ फिम्ब्रे हेल्प करते हैं। बेसिकली ओके कोई मैम। सबस्ट्रेट कुछ भी हो सकता है, कोई रॉक हो सकता है, कुछ भी सबस्ट्रेट होता है जिसपे कोई चीज ग्रो करती है, तो फिम्ब्रे उस चीज में अटैचमेंट में हेल्प करेंगे, जबकि पिलाए एक बैक्टीरिया का दूसरे बैक्टीरिया से अटैचमेंट में ही हेल्प करेंगे। इसमें मैम लिखेंगे आपने जो लास्ट लाइन रिपीट करना बोली वो एक्चुअली मेरे नेटवर्क इशू था। बच्चा पिलाए जो हैं वो हेल्प करते हैं बैक्टीरिया का बैक्टीरिया से ही अटैचमेंट, जिसका एक मेथड है जिसका नाम है कॉन्जुगेशन, जबकि फिम्ब्रे जो है वो बैक्टीरिया की हेल्प करते हैं इन दी अटैचमेंट टू एनी सबस्ट्रेटम, किसी भी नॉन लिविंग थिंग से बैक्टीरिया जुड़ा हुआ है जो, जैसे कि कोई रॉक सरफेस हो सकता है। हेल्प इन बैक्टीरिया टू बैक्टीरिया अटैचमेंट ड्यूरिंग कॉन्जुगेशन। So they only help in bacteria. To bacteria attachment, yes. Fimbre helps bacteria to attach with substratum such as rock surface. अब क्लियर हुआ? मैम ये यस कॉन्जुगेशन मैम। बता सकते हो दोबारा प्लीज? यही वाला पॉइंट, लास्ट वाला पॉइंट। यस मैम, एक पर आएगा अटैचमेंट ड्यूरिंग कॉन्जुगेशन। पिलाए जो है वो दो बैक्टीरिया के बीच में एक ब्रिज बनाने में हेल्प करता है जो दो बैक्टीरिया को अटैच करेगा, जबकि फिम्ब्रे जो है, लेट्स सपोज ये एक रॉक सरफेस है, फिम्ब्रे जो है वो बैक्टीरिया को इस रॉक सरफेस से अटैच करने में हेल्प करेगा, जैसे इसके अंदर ऐसे इंसर्ट हो जाएगा, मतलब एक होता है ना ग्रिप बना लेगा किसी हार्ड सरफेस के Stick साथ। हो जाएगा अगर हम कहें तो। हाँ, तो जो पिलाए जो है वो ऐसे, जैसे ये पिलाए है, जब ये किसी दूसरे बैक्टीरिया से जुड़ेगा तो ऐसे इनके बीच में ये पिलाए जो है वो ऐसे ब्रिज बना देगा, ये वाला ब्रिज ये पिलाए ने फॉर्म किया है। Yes, ma'am. हाँ जी बच्चे, कंप्लीट कर लिया सबने? Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. तो बच्चा आउट ग्रोथ्स में इतना ही है। थर्ड बताओ, अब थर्ड हेडिंग क्या था, थर्ड लेबलिंग? मेम्ब्रेन इनग्रोथ्स। यस, तो अब लिखो मेम्ब्रेन इनग्रोथ्स।
तो मेम्ब्रेन इनग्रोथ्स में बच्चा क्या आता है, क्या नाम है उस स्ट्रक्चर का? सेप्टल मेसोसोम्स एंड लेटरल मेसोसोम्स। हाँ, तो सेप्टल और लेटरल मेसोसोम तो बेसिकली किस चीज पे बोला गया है? पोजीशन के बेसिस पे। लेटरल वर्ड का मतलब होता है साइड, सेप्टल का मतलब है वहां पे सेंटर। तो जो सेंटर में है वो हो जाता है सेप्टल मेसोसोम, और जो पेरिफेरी की तरफ है, साइड्स की तरफ है, वो हो जाता है लेटरल मेसोसोम। पर इनका क्या काम होगा और क्यों मेम्ब्रेन इनग्रोथ बनाती है, ध्यान से समझना बच्चे। हमारे केस में यूकैरियोटिक सेल्स के केस में, यूकैरियोट्स के केस में जो रेस्पिरेशन का काम है, फूड की ब्रेकडाउन करके एनर्जी रिलीज करना, वो काम कर रहा है माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि एक ऑर्गेनेली है। अब प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं होती हैं, कोई भी ऑर्गेनेली नहीं है वहां पे, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली की बात कर रही हूँ मैं। और माइटोकॉन्ड्रिया तो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, तो यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया तो है नहीं। तो जो रेस्पिरेशन है वो कहाँ होगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे ही होगी, क्योंकि जो रेस्पिरेशन के लिए एंजाइम्स है वो कहाँ होते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। अब मेम्ब्रेन इनग्रोथ क्यों बनाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन? टू इंक्रीज सरफेस एरिया, क्योंकि जितनी इनग्रोथ बनाएगी वो, उससे सरफेस एरिया इंक्रीज होगा। सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो मतलब नंबर ऑफ एंजाइम ज्यादा आ सकते हैं उसमें। नंबर ऑफ एंजाइम ज्यादा होंगे तो रेस्पिरेशन ज्यादा होगी, उससे एनर्जी ज्यादा बनेगी बैक्टीरिया के लिए। तो बेसिकली ये बनते हैं टू इंक्रीज सरफेस एरिया। तो लिखोगे इन फोल्डिंग्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन in form of flat lamellae, टिब्यूल्स और वेसिकल्स। मैं आपको बताती हूँ ये तीनों स्ट्रक्चर किसको कहते हैं। और वेसिकल्स इनसाइड साइटोप्लाज्म are known as mesosomes. देखो पहले आपने जब डायग्राम भी ड्रॉ की है तो देखो पहले आपने ऐसी स्ट्रक्चर बनाई है, ये फ्लैट आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर पैरेलल, सॉरी, इनको कहते हैं लैमिले। फिर कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स होती हैं ब्रांच स्ट्रक्चर्स, दीज आर टिब्यूल्स। और फिर कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स ही होती हैं, दीज आर नोन एज वेसिकल्स। तो इन तीन फॉर्म में इन ग्रोथ्स हैं, इसलिए ऐसे लिखवाया मैंने। ओके मैम। फिर लिखोगे एज respiratory enzymes are present on plasma membrane in bacteria, these ingrowths help to increase surface area surface area for maximizing enzymatic content to increase ATP production by respiration। नहीं बच्चे, रेस्पिरेशन से एनर्जी रिलीज होगी ना। Mesosomes present in center are called septal mesosomes
and those on the sides are lateral mesosomes. मेन फंक्शन ऑफ मीजोसोम, एक तो रेस्पिरेशन है ही है, एक तो है सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल, इसमें भी हेल्प करते हैं मीजोसोम। इवन डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करेंगे बाइनरी फिजन के टाइम पे, जब डीएनए का अमाउंट डबल होता है, जब सेल ने 1 से 2 पार्ट्स में डिवाइड करना होता है तब। और फिर जो भी डीएनए है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर सेल जो 1 से 2 बनेंगे, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन में भी हेल्प करेंगे। रेस्पिरेशन में तो हेल्प कर ही रहे हैं, एंड सिक्रीशंस में भी हेल्प करते हैं। और बच्चा जो मीजोसोम है ये एक इनग्रोथ ही है जो सिर्फ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ऑब्जर्व की गई है, नेगेटिव में नहीं होती। तो अब आप ऐसे मत सोचना कि नेगेटिव में रेस्पिरेशन नहीं होगी, रेस्पिरेशन करना काम तो किसका है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। बस ये है कि ग्राम नेगेटिव में एंजाइम कंटेंट इंक्रीज नहीं होगा, सरफेस एरिया बस इंक्रीज नहीं होगा। मैम ये एक बारी दोबारा से बता दो, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव का जो आपने जो बताया। ग्राम जो मीजोसोम्स हैं दे आर फाउंड इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ओनली, ग्राम नेगेटिव में मीजोसोम नहीं देखे गए हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ रेस्पिरेशन नहीं होती, वहाँ रेस्पिरेशन होगी, पर वो मीजोसोम्स की फॉर्म में नहीं है। मतलब बेसिकली मेम्ब्रेन ने अपना सरफेस एरिया नहीं इंक्रीज किया, मेम्ब्रेन पे होनी तो होनी है रेस्पिरेशन, तो उस तरह से। Yes, तो वो ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ही देखे गए हैं। ओके मैम। gram positive bacteria are बच्चा ये अभी आगे टॉपिक आएगा, उसमें मैं आपको बताऊंगी। बेसिकली एक स्टेन है वायलेट कलर की, जिसको पहली बार ये टेक्निक जो है वो क्रिश्चियन ग्राम साइंटिस्ट ने दी थी। तो जो बैक्टीरिया उस ब्लू कलर, उस पर्पल सी कलर की स्टेन को रिटेन रखते हैं अपने पे, उनको ग्राम पॉजिटिव कहते हैं। जो नहीं रिटेन रख पाते उनको ग्राम नेगेटिव कहते हैं। इससे ज़्यादा डिटेल में आगे ये टॉपिक पूरा आएगा ग्राम स्टेनिंग का। मैम तो सेप्टल मीजोसोम और लेटरल मीजोसोम में उनके लोकेशन के अलावा तो कोई डिफरेंस नहीं हुआ? नहीं, मैम उनके फंक्शंस तो सेम ही होंगे। हाँ 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 हाँ, कोई फर्क नहीं है। I'm done. हाँ जी, सबने लिख ma'am. लिया है। यस मैम। अब बताओ Yes, नेक्स्ट ma'am. 4th हेडिंग। एक्सक्यूज मी मैम, Ma'am, हाँ जी, nuclear. मैम जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होंगे उनमें अगर एब्सेंट है तो उनमें एनर्जी भी कम प्रोड्यूस होगी? कंपैरेटिवली। ओके मैम। Ma'am, next is nucleoid. 4th पार्ट इज न्यूक्लियोइड। व्हाट इज न्यूक्लियोइड? आपको डायग्राम से क्या देख के लग रहा है? DNA. डीएनए, यस। तो लिखोगे डबल स्ट्रैंडेड होगा पहली बात तो। डीएनए जनरली होता ही डबल स्ट्रैंडेड है, 2 उसके स्ट्रैंड होते हैं ऐसे। मैं आपको एक डायग्राम से बता देती हूँ। ऐसे एक स्ट्रैंड, ये ऐसे दूसरा, आपस में से कॉइल्ड होंगे। Yes, ma'am. डबल स्ट्रैंडेड और सर्कुलर होगा, जहां से शुरू होगा वहीं खत्म होता है, क्लोज एंडेड बेसिकली। सर्कुलर डीएनए रिच इन जीसी कंटेंट। अब व्हाट इज जीसी कंटेंट? जो डीएनए है बच्चा, ये बना किसका है? न्यूक्लियोटाइड्स का। इसमें ना नाइट्रोजन बेसेस होते हैं, एडेनिन, ग्वाइनिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। एडेनिन जुड़ा होता है थाइमिन से, ग्वाइनिन जुड़ा होता है साइटोसिन से। तो यहाँ पे जो ग्वाइनिन साइटोसिन के बॉन्ड्स हैं वो ज्यादा होंगे। जीसी इज Ma'am, ग्वाइनिन। एक बारी धीरे समझाना ये वाला पॉइंट। मैम ये जीसी कंटेंट क्या है? हाँ हाँ, ग्वाइनिन साइटोसिन। थोड़ा सा अगर मैं आपको डीएनए के बारे में बताऊं, जो डीएनए है ये बना किस चीज का है? ये बना होता है, पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड्स का। किसका पॉलीमर? मतलब कई सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिलके बनाते हैं, जुड़े हुए हैं आपस में। न्यूक्लियोटाइड किस चीज का बना होता है? न्यूक्लियोटाइड्स में होते हैं, एक होती है इसमें शुगर, डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है, फॉस्फेट। Yes, आपका ma'am. बायोमोलिक्यूल शुरू हो गया है? नो No, मैम। ma'am. उसमें आएगा बच्चे ये आपको। तीसरा मैम ये तो आपको, सेकंड चैप्टर में आएगा ना हाँ जूलॉजी के। हाँ, हाँ, और ये बॉटनी में आपको ये 12th में पूरा डिटेल में है, पूरा चैप्टर है इस पे, डीएनए पे।
तो मैं आपको चलो हल्का सा यहाँ हिंट दे देती हूँ। डीएनए बना होता है किसका? न्यूक्लियोटाइड्स का। न्यूक्लियोटाइड्स किस चीज का बना है? शुगर, फॉस्फेट एंड नाइट्रोजन बेसिस। अब नाइट्रोजन बेसिस आगे दो तरह के होते हैं, ये पूरा एक्स्ट्रा पार्ट है बच्चा, ये अलग से भी लिख सकते हो आप। नाइट्रोजन बेसिस दो तरह के होते हैं, एक होते हैं प्यूरीन्स, दूसरे होते हैं पिरिमिडिन्स। प्यूरीन्स जो हैं वो आगे दो हैं, एडेनिन एंड ग्वाइनिन। पिरिमिडिन्स भी दो हैं जो डीएनए में प्रेजेंट है, साइटोसिन एंड थाइमीन। ठीक है, अब यहाँ पे डीएनए की स्ट्रक्चर में हमेशा क्या होता है? एडेनिन जुड़ा होता है थाइमीन से वाया डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, और ग्वाइनिन जुड़ा होता है साइटोसिन से वाया ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। तो देखा गया है कि डीएनए में, प्रोकैरियोटिक डीएनए में ज्यादा बॉन्ड आपको कौन से नजर आते हैं? ग्वाइनिन और साइटोसिन के, जो आपस में जुड़ा है ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से, तो वो कंटेंट ज्यादा है, वो ज्यादा स्ट्रांगली बॉन्ड है उनमें, वो ज्यादा है, नंबर ज्यादा है ग्वाइनिन साइटोसिन का। मतलब जितने ज्यादा बॉन्ड्स होंगे उतना ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग होगा। बॉन्ड्स हाँ 3 है तो वो स्ट्रॉन्ग तो है ही, पर यहाँ मैं नंबर की बात कर रही हूँ बच्चे, नंबर की। डीएनए की ये एक मैम ये टर्न फिर है, से रिपीट करना। ये डीएनए की एक टर्न है, इसमें 10 नाइट्रोजन बेसेस आते हैं, तो उस 10 में से 7-8 क्या होंगे? जीसी वाले होंगे, 80 वाले कम होंगे। कहाँ से बच्चे बोल रहे हो? फिर से रिपीट करना। मैम ये 80 और जीसी वाला। डीएनए जो है वो किसका बना है? किसका पॉलीमर है? मैम न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स का। न्यूक्लियोटाइड किसके बने होते हैं? न्यूक्लियोटाइड का कॉम्पोजिशन क्या है? मैम शुगर, फॉस्फेट एंड नाइट्रोजन हाँ, बेसिस। और नाइट्रोजन बेसिस आगे दो तरह के होते हैं, प्यूरीन एंड पिरिमिडिन्स। प्यूरीन्स में कौन कौन आता है? एडेनिन एंड ग्वाइनिन। एडेनाइन एंड ग्वाइनिन। हाँ, पिरिमिडिन में आता है साइटोसिन एंड थाइमीन। तो जो डीएनए की स्ट्रक्चर है, जब आप आगे जाके पढ़ोगे इसका स्ट्रक्चर, तो उसमें एडेनिन जुड़ा होता है थाइमीन से वाया डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, ग्वाइनिन जुड़ा होता है साइटोसिन से वाया ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। तो 10 में से अगर देखें हम, 6-7 बॉन्ड जो है वो आपको जीसी वाले दिखेंगे, तो ये मतलब हुआ रिच इन जीसी कंटेंट का। आगे समझ? यस मैम। यस मैम। ma'am, they are Yes, ma'am. rich because their bond is stronger than androgen and thymine. What are you saying? Ma'am, ma'am, GC bond is more in number because the bond between them is stronger. Yes. Due to triple hydrogen bonds, they require a lot of energy to break, and bacteria can be found in extreme conditions like hot temperature, मतलब very hot temperature, hot water springs जैसे, and extremely low temperature, extremely acidic conditions. So in those conditions, DNA of the bacteria is required to be stable. To maintain that stability, there is much amount of GC because there is triple bond between guanine and cytosine, and it requires lot of energy than double hydrogen bond. ट्रिपल को ज्यादा एनर्जी चाहिए ना ब्रेक होने के लिए एज कम्पेयर टू डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। दैट्स व्हाई दे हैव मोर अमाउंट ऑफ जीसी कंटेंट, जबकि यूकैरियोट्स में मोर अमाउंट ऑफ एटी कंटेंट होता है एडेनिन और थाइमिन का। यूकैरियोट्स में? हाँ, तो ये डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए रिच इन जीसी कंटेंट is present directly in the cytoplasm. What is the meaning of directly in cytoplasm? इसका मतलब है कि वो कोई अलग स्ट्रक्चर में नहीं है, अलग स्ट्रक्चर इज न्यूक्लियस। आप न्यूक्लियस को तभी अलग मानोगे ना जब वो एक बाउंड्री होगी उसकी, तो यहाँ तो बाउंड्री ही नहीं होती, तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि डायरेक्टली इन साइटोप्लाज्म as there is no nuclear covering या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और ऐसे न्यूक्लियस को क्या कहते हैं हम? नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, क्योंकि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस तो तब बोलेंगे ना जब उसकी बाउंड्री होगी कोई। यस मैम। हाँ, इसको बोलते हैं नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, क्योंकि हमारे केस में लिखते हैं यूकैरियोट्स में वी हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, और यू कैन से नेकेड डीएनए। नेकेड डीएनए इज विदाउट एनी कवरिंग, न्यूक्लियर कवरिंग। ये लिख लिया आपने, ये डीएनए वाला पार्ट? यस मैम।
तो इस तरह का जो डीएनए प्रेजेंट है प्रोकैरियोट्स में। और बच्चा जो डीएनए है, अगर मैं अपनी ह्यूमन बॉडी की बात करूं तो हमारे केस में एक सेल में 2.2 मीटर का थ्रेड है डीएनए का। इतनी तो हमारी हाइट भी नहीं है, टोटल बिलियंस ऑफ सेल्स है हमारी बॉडी में। और इतनी छोटी स्पेस में न्यूक्लियस की, जो हमें नेकेड आई से विजिबल भी नहीं है, उसमें कैसे 2.2 मीटर का थ्रेड पड़ा है डीएनए का? वो बहुत ही क्लोजली पैक्ड है। जैसे पतंग की डोर होती है ना, चरखड़ी पे इतनी सारी आ जाती है, बिल्कुल वैसे ही हमारा जो डीएनए है वो एक चरखड़ी के अराउंड ही लिपटा हुआ है। एंड दैट चरखड़ी इज बॉल ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स, जो हेल्प करते हैं डीएनए की पैकिंग में। प्रोकैरियोट्स में ये हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होते, वहां पे इन्हीं की जगह पे नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स हैं जो पैकिंग में हेल्प कर रहे हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लोगे, डीएनए इज पैक्ड with the help of RNA and non-histone proteins What a non-histone protein? हिस्टोन का ऑपोजिट, क्योंकि हमारे यूकैरियोट्स के केस में जो पैकिंग में हेल्प कर रहे हैं उनका नाम है हिस्टोन प्रोटीन्स। दे आर बेसिकली बेसिक प्रोटीन्स, क्योंकि डीएनए का नेचर एसिडिक है फॉस्फोरिक एसिड की वजह से। तो हम प्रोकैरियोट्स में हिस्टोन प्रोटीन नहीं है, तो उस रिस्पेक्ट में बोल दिया नॉन हिस्टोन। कौन से हैं वो नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स? नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स लाइक पॉलीअमीन्स, as histone proteins are absent. हिस्टोन नहीं होते इनमें इस तरह। हाँ जी, It doesn't help in packaging, ma'am. कौन? I mean histone, non-histone protein, ma'am. बच्चा लाइन पढ़ो क्या लिखी है। Yes, ma'am. आगे सुनो। As histone एक बार हिस्टोन प्रोटीन्स का वो बता दो फंक्शन। हिस्टोन प्रोटीन्स का फंक्शन है पैकिंग ऑफ डीएनए। डीएनए इज पैक्ड विद द हेल्प ऑफ पैकिंग इज, जैसे मैंने कहा कि 2 मीटर का थ्रेड है इतना लॉन्ग डीएनए का, वो कैसे एक छोटे से सेल में जो नेकेड आई से विजिबल नहीं है उसमें कैसे प्रेजेंट होगा? इट इज हाईली टाइटली कॉइल्ड। तो वो किसके अराउंड कॉइल है? जैसे पतंग की डोर चरखड़ी के अराउंड कॉइल है, तो वैसे ही यहाँ पे डीएनए इज कॉइल्ड अराउंड, फोल्डेड अराउंड, पैक्ड अराउंड हिस्टोन प्रोटीन्स। और यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं है प्रोकैरियोट्स में, तो वही काम कर रहे हैं नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स, जिसमें उसके आगे नाम है पॉलीअमाइंस। हाँ जी, मतलब फंक्शन नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स और हिस्टोन प्रोटीन्स एक तरह से सेम ही वो कर रहे सेम हैं। ही है। पर नाम दोनों में अलग कर दिया डिफरेंशिएट करने के लिए। हाँ जी, तो इस तरह का डीएनए जो कि विदाउट न्यूक्लियर कवरिंग पैक्ड विद नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है प्रोकैरियोट्स के, उस डीएनए को बोलते हैं न्यूक्लियोइड। दिस टाइप ऑफ डीएनए in bacteria is known as न्यूक्लियोइड। इसके और कई सारे नाम हैं, क्योंकि ये ट्रू न्यूक्लियस तो नहीं हुआ क्योंकि कवरिंग नहीं है। न्यूक्लियोइड, फॉल्स न्यूक्लियस भी इसको बोल देते हैं, और इसको जीनोफोर बोल देते हैं, या इसको प्रिमिटिव न्यूक्लियस बोल देते हैं, या इंसिपिएंट न्यूक्लियस बोल देते हैं। प्रिमिटिव और इंसिपिएंट न्यूक्लियस, इतने सारे नाम है एक ही चीज के। हमारे बॉडी में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं पता है आपको? सुना हो कभी? यस कितने हैं? मैम पेयर ऑफ 23। 23 पेयर्स। तो इसका मतलब बैक्टीरिया में भी, हाँ 46 या 23 पेयर्स। इसका मतलब बैक्टीरिया में भी क्रोमोसोम होंगे। क्रोमोसोम बनते कैसे हैं? जब डीएनए पैक हो जाता है। तो यहाँ पे भी डीएनए पैक तो हो ही रहा है। तो यहाँ पे कितने क्रोमोसोम होंगे? यहाँ पे होता है सिर्फ 1 क्रोमोसोम, और वो भी क्रोमोसोम प्रिमिटिव टाइप का क्रोमोसोम है, ट्रू क्रोमोसोम नहीं है, उसको कहते हैं प्रो क्रोमोसोम। तो नेक्स्ट लिखोगे होल डीएनए, मतलब सारा डीएनए कंडेंस होके, कंडेंस मतलब पैक होना, होल डीएनए इज पैक्ड
और आपको दूसरा वर्ड लिख सकते हैं यहाँ पे कंडेंस्ड, एक ही मतलब है दोनों का। कंडेंस्ड टू फॉर्म सिंगल क्रोमोसोम। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि प्रोकैरियोट्स में या बैक्टीरिया में कितने क्रोमोसोम है, तो आंसर बनेगा 1। टू फॉर्म सिंगल क्रोमोसोम नोन एज प्रोक्रोमोसोम। बचा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रह गया मीजोसोम में लिखवाने वाला। प्रो का मतलब है प्रिमिटिव, जो पहले आया, जो क्रोमोसोम पहले आया। पहले प्रोकैरियोट्स में क्रोमोसोम बना, यूकैरियोट्स में तो बाद में न्यूक्लियस आया तो बाद में क्रोमोसोम बनेगा, इस वजह से प्रोक्रोमोसोम। लिखो ये पहले। Nucleoid is present in the center of the cell. In center of bacterial cell. लिख लिया यहाँ तक सबने? यस यस मैम। मैम। तो बच्चे मैंने आपको कहा कि मीजोसोम में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखना रह गया है, वो आप ऐड करो अभी। मीजोसोम में देखो, मीजोसोम काम कर रहा है रेस्पिरेशन का। यूकैरियोट्स में वो सेम फंक्शन कौन परफॉर्म करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। तो आप कह सकते हो कि मीजोसोम वर्क कर रहा है सिमिलर टू द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ यूकैरियोट्स, बोल सकते हैं ऐसा? यस मैम। तो जो दो ऑर्गन अगर उनका ओरिजिन अलग है, ओरिजिन अलग मतलब ऑर्गेनेली है माइटोकॉन्ड्रिया एक, और मीजोसोम एक इन्वेजिनेशन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, पर दोनों का फंक्शन तो सेम है रेस्पिरेशन, उनको हम क्या कहते हैं? एनालॉगस। तो मीजोसोम किसके एनालॉगस हुआ? माइटोकॉन्ड्रिया के। ये क्वेश्चन आता है डायरेक्ट। इसके फंक्शंस में लिखना है। हाँ, मीजोसोम में लिख लो, कहीं पे भी लिख लो मीजोसोम में। इट इज कंसिडर्ड, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ऐसे, एनालॉगस टू माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ यूकैरियोट्स। हम थोड़ा ऊपर करना, मेरी क्लास डिस्कनेक्ट होगी। मतलब हम थोड़ा ऊपर करना, मैं स्क्रीनशॉट ले लूंगा, मेरी क्लास डिस्कनेक्ट होगी। बच्चा आप रिकॉर्ड कर रही हूँ मैं ये, आप बाद में इसकी रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है? क्योंकि ये मैं अगर अनडू करूंगी ना तो ये बाकी सारा हट जाएगा। इसमें वो स्लाइड वाला सिस्टम नहीं है कि एक से दूसरी स्लाइड ओपन हो जाएगी इस वाले सॉफ्टवेयर में। तो इसमें लिखोगे इट इज कंसिडर्ड एनालॉगस टू माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ यूकैरियोट्स एज both performs same function, as both performs same function। कौन सा फंक्शन है दोनों का? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन। mDNA रेप्लिकेशन। नहीं, वो तो अलग है, पर यहाँ पे मैं सिर्फ रेस्पिरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ। सेम फंक्शन रेस्पिरेशन। सो मीजोसोम, जो बच्चा माइटोकॉन्ड्रिया है, जब आप माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनेली पढ़ोगे इसको कॉन्ड्रियोन भी बोल देते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रियोन। तो उस वजह से मीजोसोम को कहा गया, बच्चा पूरा मेरा पॉइंट तो सुन लो, इस वजह से मीजोसोम को कहा गया है कॉन्ड्रियोइड। सो मीजोसोम्स आर आल्सो नोन एज कॉन्ड्रियोइड। क्यों कहा गया है इसको कॉन्ड्रियोइड? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम है माइटोकॉन्ड्रियन, तो उसको लिंक करने के लिए इसको बोल दिया कॉन्ड्रियोइड। हाँ जी, अब बोलो।
तो अगर आपको ये क्वेश्चन आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस सिमिलर टू द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ यूकैरियोट्स, तो आंसर बनेगा मीसोसोम। करो ये ऐड। हाँ जी, कंप्लीट। मैम एक बार फिर से बताना कौन सा क्वेश्चन आएगा? Which of the following works similar to the mitochondria of eukaryotes? ऑप्शन कई सारी हैं, उसमें से आंसर बन जाएगा मीसोसोम। या आपको ऐसे भी आ सकता है कि which organelle या which part, organelle नहीं बोलेंगे, which part of bacterial cell works analogous to the mitochondria, तो भी सेम बात ही हुई। एनालॉगस मतलब जिन दो का फंक्शन सेम हो पर उनका ओरिजिन अलग है, जिसे मीसोसोम तो एक मेम्ब्रेन की इन्वेजिनेशन है, माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गेनेली है, तो भी आंसर क्या बनेगा? मीसोसोम। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी। जो मैम मीसोसोम की 3 फॉर्म्स आपने लिखवाई हैं, उनके फंक्शंस भी डिफरेंट होते हैं या सेम ही होते हैं? नहीं, वो सिर्फ मैंने आपको बताया कि अंदर को मेम्ब्रेन जो इनफोल्डिंग बना रही है वो किस फॉर्म में बना रही है, किस तरह की इनफोल्डिंग्स हैं वो। ओके मैम, फंक्शन सेम रहेगा। हाँ जी मैम, जो आपने लास्ट अभी क्वेश्चन बोला एक बार रिपीट कर दो। बच्चा, आप क्वेश्चन लिख रहे हो? आपको थोड़ा मिल जाता है। हाँ बच्चे, आपको जरूरत नहीं है, मैं आपका जो एक फीलिंग है वो समझ रही हूँ, पर आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस जो हैं आपको आकाश के मॉड्यूल में जो सेल चैप्टर वाला है उसमें मिल जाएगा। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन होगा, मुझे लगेगा कि उसमें नहीं है, मैं आपको एक्स्ट्रा ऐड करवाना चाहती हूँ, तो उसके लिए बच्चा आपके पास एमकैप्स हैं और मैं आपको अपनी तरफ से भी असाइनमेंट सेंड कर दूंगी। ये आपको क्वेश्चन मॉड्यूल में मिल जाएगा। अगर मैं कोई चीज नहीं लिखवा रही हूँ इसका मतलब वो कहीं ना कहीं और आएगी। ठीक है? ओके मैम। ऐसा नहीं होगा कभी भी कि मैं कुछ बोल दूंगी और आपको लिखवाऊं ना और कभी आगे वो आए ना, ऐसा कभी नहीं होगा। आपको नोट्स में जो लिखवाया जाएगा उसमें सब चीजें मिल जाएंगी एंड में। थोड़ा सा भी चैप्टर होने दो, फिर आपको ये चीजें समझ आने लगेंगी। क्लियर यहाँ तक सबको? यस मैम। यस मैम। तो बताओ फिर नेक्स्ट पार्ट क्या है? ये सबने लिख लिया पूरा? नेक्स्ट पार्ट क्या है फिर? डायग्राम देखो। प्लाज्मिड नंबर 5 है ना? यस मैम। क्या है प्लाज्मिड, आप बताओ, जो आपको स्ट्रक्चर से पता चल रहा है। एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल। यस, एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल। क्यों कहा गया ऐसा? क्योंकि जो जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल का मतलब होता है जो अगली जनरेशन में पास हो, जिसके पास सारी इंफॉर्मेशन है, जो एक ब्लू प्रिंट है हमारा। तो डीएनए में सारी इंफॉर्मेशन होती है जिससे एक न्यू ऑर्गेनिज्म बन सकता है। तो जो डीएनए मेन है, जो न्यूक्लियस का डीएनए, चाहे यहाँ पे ट्रू न्यूक्लियस नहीं है पर है तो वो मेन डीएनए ही ना, उसको कहते हैं हम न्यूक्लियोइड। पर सिर्फ और ये प्रोकैरियोट्स में होता है और कहीं नहीं है। सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोट्स में एक्स्ट्रा डीएनए प्रेजेंट है आउटसाइड द न्यूक्लियोइड, जिसका नाम है प्लाज्मिड। ये वैसा ही डीएनए है जैसा मेन डीएनए का होता है, मतलब डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर है। ये भी ऑब्वियसली कम होगा अमाउंट में, स्मॉल है, पर इसका जो फंक्शन है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। मतलब इसको मेन डीएनए से कोई लेना देना ही नहीं है, ये अपना काम अपने आप से करता है, क्योंकि इसका जो डीएनए अपने आप को खुद ही रेप्लिकेट करेगा। रेप्लिकेट करने का मतलब होता है अपने जैसी कार्बन कॉपी बनाना, डुप्लीकेट होना। यही अपने आप का फंक्शन भी खुद ही कंट्रोल करेगा। और आगे कई तरह के फंक्शन कंट्रोल करने के बेसिस पे प्लाज्मिड के कई सारे टाइप्स हैं। एनसीईआरटी ने एक लाइन लिखी है प्लाज्मिड के लिए कि दे प्रोवाइड यूनिक phenotypic character to बैक्टीरिया। क्यों ऐसा लिखा है? क्योंकि प्लाज्मिड होता ही सिर्फ बैक्टीरिया में है। दूसरी बात, एफ प्लाज्मिड जो आपको बताया था पिलाई में, एफ प्लाज्मिड से पिलाई बन रहा है। पिलाई एक फिनोटिपिकल स्ट्रक्चर है। फिनोटाइप का मतलब होता है जो एक्सटर्नली विजिबल हो, मॉर्फोलॉजी।
तो वो आपको दिखेगा पिलाए माइक्रोस्कोप के अंडर। इस वजह से एनसीईआरटी ने लिखा है यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर। फिनोटाइप इज एक्सटर्नल अपीयरेंस, मॉर्फोलॉजिकली विजिबल जो आपको चीज दिख रही है, विजिबल है जो कैरेक्टर। तो लिखोगे, इसको आप एक्स्ट्रा न्यूक्लियर भी बोल सकते हो, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल भी बोल सकते हो, दोनों एक ही बात है। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर या एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल स्मॉल सेगमेंट्स ऑफ डीएनए, स्मॉल सेल्फ रेप्लिकेटिंग लिख लो साथ में, सेल्फ रेप्लिकेटिंग segments of DNA present in the cytoplasm of cell in addition to main DNA। वैसे तो वो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर वर्ड से ही क्लियर हो रहा है। is called plasmid। It is double-stranded circular DNA which works independently जो अपने आप सारे काम करे उसको आप ऑटोमेटिक बोलते हो, तो यहाँ पे वर्ड ऑटोमेटिक से ही बना ऑटोनॉमस। सो दे आर सेल्फ फंक्शनिंग ऑटोनॉमस स्ट्रक्चर्स जो अपना काम खुद ही कर रहे हैं। ऑटोनॉमस डीएनए पार्टिकल्स लिख लो, नहीं ऑटोनॉमस डीएनए पार्टिकल्स अब ये जो है प्लाज्मिड, ये आगे कई तरह के होते हैं टाइप्स। फर्स्ट जैसे जो पिलाई फॉर्म करवाने में हेल्प करते हैं, तो पिलाई से क्या हो रहा है, बैक्टीरिया से बैक्टीरिया का अटैचमेंट, जो मेथड है एक रिप्रोडक्शन का जिसका नाम है कॉन्जुगेशन। तो रिप्रोडक्शन करवा रहा है, इसीलिए उसको क्या कह रहे हैं, फर्टिलिटी प्लाज्मिड। फर्टाइल वर्ड से आ रहा है ये। तो फर्स्ट टाइप है एफ प्लाज्मिड। एफ का फुल फॉर्म है फर्टिलिटी। It is responsible for formation of pili in bacterial cells, जो किसमें हेल्प करते हैं, fertility, which helps in conjugation conjugation क्या है, method of reproduction। If F plasmid is present तो उसको क्या कह देंगे, कौन सा बैक्टीरिया, बैक्टीरिया इज F पॉजिटिव। और बच्चा जो F पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है वो मेल की तरह एक्ट करता है, मेल, और उसको डोनर बैक्टीरिया बोल देते हैं। और अगर F प्लाज्मिड एब्सेंट है तो बैक्टीरिया को क्या कह देते हैं, F नेगेटिव, जो एक्ट कर रहा है एज अ फीमेल, और उसको बोलते हैं रेसिपिएंट, जो रिसीव करेगा डीएनए। सेकेंड टाइप है बैक्टीरिया का डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड।
बच्चा जिसमें डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड होगा, जिस बैक्टीरिया में वो डिग्रेड ब्रेक डाउन कर सकते करेगा कंपाउंड में मैम। हाँ जी, डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड जिस बैक्टीरिया में होगा, दे कैन ब्रेक डाउन, दे कैन डिग्रेड हाइड्रोकार्बन्स, एंड जो पेट्रोल है वो हाइड्रोकार्बन ही है, तो ये यूज होते हैं इन पेट्रोलियम पोल्यूशन कंट्रोल। लेट्स सपोज किसी वाटर बॉडी में एक्सीडेंटली ऑयल का लीकेज हो गया है, तो वो ऑयल वहां पे एक लेयर बना देगा विच इज वेरी हार्मफुल फॉर द एक्वेटिक लाइफ, जो नीचे लाइफ प्रेजेंट है पानी में, तो वहां पे उसको रिमूव करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो वहां पे इस बैक्टीरिया को यूज करेंगे ताकि वो वहां से पेट्रोल को हटा दे। तो पेट्रोलियम पोल्यूशन कंट्रोल में हेल्प करते हैं ऐसे बैक्टीरिया का जिसमें हो डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड, और इसका एग्जांपल है स्यूडोमोनास प्यूटिडा, कॉमनली नोन एज सुपरबग, जिसमें ये प्लाज्मिड होता है, तो उसको यूज करते हैं पेट्रोलियम पोल्यूशन कंट्रोल में। तो लिखोगे मैम ये थोड़ी देर पहले डिस्कवर हुआ है ना, मतलब टेस्ट हुआ था इसको शायद। थोड़ी टाइम पहले तो नहीं डिस्कवर हुआ, पर हाँ इस पे मतलब इसका एप्लीकेशन बहुत वाइड एप्लीकेशन है, तो इस पे वर्क चलता रहता है। मतलब इसको और ज्यादा हम जैसे इसको कैसे नंबर में इंक्रीज करें, कैसे इसकी और यूटिलाइजेशन हो, वो चीज पे आपने हो सकता है कोई रिसर्च पढ़ी हो। ओके मैम। बैक्टीरिया हैविंग दिस प्लाज्मिड कैन डिग्रेड हाइड्रोकार्बन्स so they are used in petroleum pollution control फॉर एग्जाम्पल जो यूज हो रहा है अभी वाइडली स्यूडोमोनास प्यूटिडा, ये साइंटिफिक नेम है तो इसको सेपरेटली दोनों कंपोनेंट्स को अंडरलाइन करते हैं, ये रूल है, कॉमनली नोन एज सुपरबग। करो यहां तक कंप्लीट। ये आपको बहुत बार क्वेश्चन आएगा। हाँ जी मैम जो जैसे एयर फिल्टर्स लगाए जाते हैं तो उसमें भी ये बैक्टीरिया यूज हो सकता है? एयर फिल्टर्स में हो सकता है, पर वहां पे फिर इसका नंबर भी तो मल्टीप्लाई करना चाहिए, तभी वो। मेनली ये वाटर बॉडीज में, हाँ जी मेनली ये वाटर बॉडीज में यूज होता है। हाँ, नहीं नहीं कहीं भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है वाटर बॉडी में यूज होगा, कहीं पे भी यूज हो सकता है। ओके मैम। यहाँ तक बच्चे कोई भी आपको डाउट हो अब बताओ। मैम ये सिर्फ मैं पोल्यूशन कंट्रोल करने में यूज होते हैं या मतलब कोई इसका और? वाइड वाइड एप्लीकेशन यहाँ पे है। वैसे तो बैक्टीरिया ने ऑब्वियसली अपने लिए बनाया होगा ये, जैसे हाइड्रोकार्बन्स ब्रेक करके वो न्यूट्रिएंट्स भी तो ले सकता है, नरिशमेंट भी तो हो सकती है उससे उसकी, बट यहाँ पे मतलब ह्यूमन उसको कैसे यूटिलाइज कर रहा है उस चीज की बात हो रही है। वन सेकेंड मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं।